ओके, सो क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। तो देखिए, फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ और फंक्शन की अगर हम बात करें, हम शुरू से पहले ही दिन से सी के पहले प्रोग्राम से ही हम फंक्शन को यूज़ करते हुए चले आ रहे हैं। चाहे वो मेन फंक्शन हो, चाहे फिर वो printf हो, scanf हो, getcs हो, क्लियर स्क्रीन हो, तो इस तक clr scr हो, तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन गेट्स पुट्स हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो ये तो पहचान बता दी हमने कि भाई फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है, बीच बीच में हम बताते भी गए। बट हमें एक्चुअली सीखना है कि हाउ कैन वी डिफाइन फंक्शन इन अ सिंगल लाइन। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ फंक्शन, तो हमें कहना क्या होगा या फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, डेफिनेशन ये होगी, अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैविंग एन आइडेंटिफायर और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट का ऐसा सेट जिसका एक आइडेंटिफायर या नेम हो उस ब्लॉक का, उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। द नेम ऑफ फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो फंक्शन की एक पहचान ये है कि फंक्शन के साथ क्या लगा होगा, पैरेंथेसिस। तो जैसे कोई भी फंक्शन का नेम हम लें, अगर फंक्शन का नेम हम ले रहे हैं कोई सा भी, उसके साथ क्या लगा होगा, पैरेंथेसिस, और यहाँ पर कोड लिखे होंगे। ठीक है, फंक्शन बॉडी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स, यहाँ पर क्या लिखे होंगे, स्टेटमेंट्स, और इसी को हम क्या कहेंगे, फंक्शन बॉडी। तो जैसे हम एज्यूम करें, हम मेन फंक्शन की अगर बात करें, तो मेन फंक्शन नेम क्या होगा, मेन के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, देन करली ब्रैकेट शुरू करके हमने फंक्शन की बॉडी स्पेसिफाई करी हुई है। तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। और आपको पता है सी में जब भी किसी सेट की बात करेंगे, ब्लॉक की बात करेंगे, वो हमेशा किससे फॉलोड होगा, हमेशा इट इज इंक्लोज्ड विथ करली ब्रेसेस, वो हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर होगा। आगे बात करें, एनी प्रोग्राम may have more than one function, but if it has only single function, then it must be main function। तो इस लाइन से एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्रोग्राम में मेन फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए, बट अगर मेन के अलावा भी फंक्शन हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि कम से कम मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए। तो अगर एक प्रोग्राम में केवल एक ही फंक्शन रखना है तो देन इट मस्ट बी मेन फंक्शन। इन सी प्रोग्रामिंग वी कैन नॉट राइट any statement or expression other than declaration and assignment outside of any function। एक चीज और ध्यान रख लें, सी के प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट केवल किसको छोड़कर, डिक्लेरेशन हम फंक्शन के बाहर कर सकते हैं, और कुछ केस में असाइनमेंट भी फंक्शन के बाहर हो सकता है। इसका भी कुछ रूल है, हमने शुरू में देखे हुए हैं कि अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो केवल सिंगल टाइम असाइनमेंट परमिट करता है। तो लेकिन उसके अलावा आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, या कोई कंडीशन है, कोई लूपिंग स्टेटमेंट है, इस तरह के तमाम स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन जो भी हम लिख रहे हैं वो किसी न किसी फंक्शन के अंदर होने चाहिए। और अगर कोई फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं देन इट मस्ट बी इनसाइड द मेन फंक्शन। तो किसके अंदर होना चाहिए, मेन के अंदर। तो अगर हम बात करें एक सैम्पल की, तो हम डिक्लेरेशन तो कर सकते हैं बाहर, लेकिन डिक्लेरेशन के अलावा हर चीज़, अभी क्योंकि हम मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो बाकी हर एक स्टेटमेंट हम किसके अंदर लिखते हैं, मेन के अंदर लिखते हैं। मेन के अंदर डिक्लेरेशन एंड अदर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ डिक्लेरेशन भी हो सकता है एंड अदर स्टेटमेंट भी हो सकते हैं।
अदर स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट हैविंग एन आइडेंटिफायर और नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। एनी सी प्रोग्राम may have any C program must have at least one function which is called as main function. We cannot write any statement outside of function other than declaration and assignment. हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं बाहर, केवल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, अदर सारे स्टेटमेंट हमें मेन के अंदर लिखने होंगे। ठीक है, तो हम क्यों लिखते हैं भाई फंक्शन, ये भी देख लें। Function is a self-contained program that perform any specific task related to the main process और प्रोग्राम। यहाँ पर जब हम कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं तो एप्लीकेशन जो चल रही है वो हमारी मेन प्रोसेस कहलाती है, और एक एप्लीकेशन में बहुत सारे सब प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो उसी सब प्रोसेस को एनी स्पेसिफिक टास्क, और उसी को हम क्या कहते हैं, सब प्रोसेस रिलेटेड टू मेन प्रोसेस और प्रोग्राम। आपका जो मेन प्रोग्राम है, जो एक्चुअल प्रोसेस है, उससे रिलेटेड कुछ सब प्रोसेस होती हैं जिसे परफॉर्म करने का काम हम किससे करा सकते हैं, फंक्शन से। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, सारा कुछ मेन में करते हुए आ रहे हैं, बट व्हेन वी वांट टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन देन वी विल सेपरेट द प्रोसेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, इन द टाइप ऑफ सब प्रोसेस। तो हम एक बड़ी प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। तो एक फंक्शन एक पूरे टास्क को या एक पूरी सब प्रोसेस को परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। तो टिल नाउ वी हैव written all the code inside the main function। अभी तक हमने यही किया, but defining the other function will help to divide the big code into small modules। ठीक है, एक बड़े कोड को पूरा ना लिखकर आपने स्मॉल मॉड्यूल में कर दिया। फॉर एग्जांपल, आपकी को प्रोसेस करनी है डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की, तो आपने एक फंक्शन बना दिया जो केवल एडिशन का काम कर रहा है, एक फंक्शन आपने बना दिया जो केवल मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है। तो इस तरह के जब प्रोग्राम बनते हैं तो उसे कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें बड़ा बड़ा कोड ना लिखकर आप हर एक प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट को अलग अलग फंक्शन के रूप में डिफाइन करते हैं, देन यू कैन कॉल देम इनसाइड मेन फंक्शन। तो डिवाइड करते हैं पहले और फिर इनको ज्वाइन करते हैं। तो will help to divide big code or big program into small modules. Thus, it is used for modular programming. तो modular programming होती है। In modular programming, the codes are written inside the different modules or functions, and the main function will only manage the calling of other function or module। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहता है कि मेन फंक्शन को किसी एक काम में मत उलझाओ, हर एक जो बड़े कोड हैं उनको अलग अलग मॉड्यूल में रख दो, और मेन का काम केवल ये रहेगा उन मॉड्यूल को मैनेज करना। तो ये काम कौन करेगा, मेन। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फंक्शन। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके कह रहा हूँ।
एक बिल्कुल अपनी भाषा में एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मानिए चलिए कि हमारे यहाँ कोई प्रोसेस होने वाली है, कोई भी एक बड़ी प्रोसेस है, और उस बड़ी प्रोसेस पर चलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, एक व्यक्ति ने ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, एक प्रोसेस चला रहा, वो भले एक एजुकेशन सेंटर है। अब हो सकता है कि वो व्यक्ति इंक्वायरी भी लेना चाहता है, क्लास भी लेना चाह रहा है, फीस कलेक्शन भी करना चाह रहा है, तो इस तरह से कई सारे काम होते हैं। तो अब अगर एक ही व्यक्ति सपोज कीजिए डायरेक्टर है, वही इंक्वायरी करने बैठ गया, या फिर उसी ने क्लास लेना शुरू किया, फिर वही व्यक्ति कोई दूसरा काम कर रहा है, तो कर तो सकता है, लेकिन देखिए इफ़िशियंसी कम हो जाएगी क्योंकि एक टाइम को एक काम कर रहा होगा, फिर जब दूसरा काम करना होगा तो उसका एक काम छूटेगा। और फिर एक ही दूसरी दिक्कत ये है कि अगर किसी मॉड्यूल में कोई एरर आती है तो हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? उस मेन प्रोसेस की होगी। अब इसके उलट देखते हैं मॉड्यूलर कैसे हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। मॉड्यूलर कहता है काम वही रहेगा बट डिफरेंट फंक्शन को बांट दो। तो हमने एक रख लिया ऑफिस मैनेजमेंट के लिए एक स्टाफ रख लिया, एक हमने फैकल्टी रख लिया, और हमने इस तरह से अलग कर लिए, अलग अलग स्टाफ रख लिया। लेकिन जो मेन व्यक्ति है डायरेक्टर, वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो उनको मैनेज करने का काम करेगा। तो इनडायरेक्टली काम तो डायरेक्टर करेगा बट खुद नहीं करेगा। इट विल कॉल फॉर पर्टिकुलर मॉड्यूल टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और उसे जब उस टास्क की रिपोर्टिंग चाहिए होगी वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल या स्टाफ से पूछ लेगा। फ़ायदा यह है कि आपके एरर डिटेक्शन करेक्शन आसान हो जाते हैं। अगर कहीं कोई एरर है, फॉल्ट है, तो हमें पूरे प्रोग्राम को नहीं देखना, हमें केवल इस एक मॉड्यूल पर जाकर उसे मॉडिफाई करना है, चेक करना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में एक बड़ी प्रोसेस को छोटे छोटे सब प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन्हें हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, और मेन फंक्शन उन फंक्शंस को कॉल करने का काम करेगा। फंक्शन बनाते कैसे हैं? बिल्कुल सिंपल सा इजी सा है। फंक्शन का नाम लिखना है, और जो भी कोड आप लिखते आ रहे हैं मेन में, उसे आप अलग अलग फंक्शन के रूप में लिख दें। तो जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जैसे हमने एक बना लिया मेन फंक्शन, ठीक है, मेन बना लिया, और हमने मेन के अलावा एक सम बना लिया। देखते जाइए, हमने यहाँ पे सम का कुछ कोड लिख दिया, ठीक है, जो भी सम के लिए ज़रूरत होगी कोड लिखने की वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। सारा सम से रिलेटेड कोड यहाँ हो गया। फिर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का कोड लिख दिया। तो आप देखिए इस तरह से बहुत सारे फंक्शन बना लिए गए, ठीक है। सभी में पूरा का पूरा प्रोग्राम, कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल जो आप मेन में कोडिंग लिख रहे थे वो कोडिंग हमने यहाँ रख दी, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा? मेन के अंदर अपनी प्रोसेस को कॉल कर लेना होगा। तो सिर्फ आपको नाम को कॉल करना है, और जैसे ही हम उन आइडेंटिफायर से नेम को यहाँ पे लिखेंगे, वो कोड ऑटोमेटिकली ऐसे एज्यूम होंगे कि वो कोड यहाँ पर रिप्लेस हो गए। बट एक्चुअली रिप्लेस नहीं होता। होता क्या है कि हमारा जो कंपाइलर होता है या प्रोग्राम का कंट्रोल होता है, जब ये कोडिंग मिलती है सबकी, तो वो यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा, जंप कर जाएगा उस फंक्शन पे, उसे परफॉर्म करेगा और वापस आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो लाइन है, ये क्या कहलाई? फंक्शन कॉलिंग। ये क्या कहलाई? फंक्शन कॉलिंग हुई। यहाँ पर हमने जो बनाए हैं, यहाँ पर नीचे हमने लिखा, यहाँ पर हमने शुरू किया है फंक्शन डेफिनीशन। किसकी डेफिनीशन? फंक्शन की। तो फंक्शन की डेफिनीशन हो गई है, ऊपर फंक्शन की कॉलिंग हो गई है। तो एक सैंपल सा, बिल्कुल सिंपल है, एक सैंपल प्रोग्राम बना के देखते हैं इसी चीज़ का, सेम इसी चीज़ का, कि हम पूरा कोड मेन में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर हम फंक्शन में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। फंक्शन में लिखने का एक फ़ायदा और है, व्हेन वी राइट whole code in main function, then we have to execute the main function again and again to execute the code, ठीक है। but if we have created other functions, then we can reuse them मतलब call them many time inside the main function। तो अगर आपने बना के रखा और दो बार कॉल करना, तो आपको दो बार प्रोग्राम रन नहीं करना, आप उन्हें दो बार मेन में कॉल कर लीजिए। तो देखिए एक एग्जांपल इसी चीज़ का कर रहे हैं।
सिंपल सा एग्जांपल है, सम कब बनाते हैं। हमने प्रोग्राम बनाया, हमने यहाँ पर मेन बना लिया। देखिए आपकी मेन प्रोसेस सबसे पहले है, बट मेन में अभी हमने कोडिंग नहीं करी। हम नीचे आए और हमने क्या बना लिया, एक सम नाम का फंक्शन। सम के लिए क्या कोड होगा वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। जो भी सम का कोड होगा हमने इंटीजर ABC लिख दिया, लिखा इंटीजर A, B, C। फिर आपने लिखा printf इंटर टू नंबर्स कर लिया। फिर हमने लिखा scanf, यहाँ लिखा %d, और आपको पता ही है यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ A एंड एड्रेस ऑफ B, यही लिखते हैं सम के लिए। और सम इक्वल टू C इक्वल टू A प्लस B लिखा, और यहाँ पर हमने लिखा printf, और यहाँ पे लिखा सम इक्वल टू %d, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया किसको, C को। अब ये कोड हो गया, लेकिन एक चीज़ याद रखें, कोई भी फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसे मेन प्रोसेस के साथ कंबाइन ना किया जाए। मेन मतलब मेन फंक्शन के साथ, क्योंकि ये तो केवल एक सब प्रोसेस है। जब मेन इसको कहेगा एग्जीक्यूट होना तभी एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कॉल किया सम, और फिर से मैंने लिख दिया सम। तो देखिए मैं तो प्रोग्राम को एक बार चलाने जा रहा हूँ, लेकिन मेन के अंदर ये कोड, ये पूरा का पूरा कोड मैंने कितनी बार कॉल कर लिया, 2 बार। तो दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक बार कोड का अगर आपने कुछ नाम रख दिया, उसे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उसे आप कॉल कर लीजिए इस कोड को उसके नाम से। तो देखिए एक बार रन होगा, 2 नंबर पूछेगा, उनका सम आएगा। देखिए सम इक्वल टू 30, उसके बाद फिर नंबर पूछ रहा है, इस बार फिर हमने दे दिया कोई दूसरे नंबर, और उसका सम इक्वल टू 44। तो ये एक कॉमन सा अभी एक एग्जांपल बताया आपको। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन क्या क्या होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम और सब प्रोसेस which may be the part of other process and perform one task of that application। तो अपने आप में एक पूरा प्रोग्राम तो होता है, बट किसी अदर प्रोसेस के साथ यूज होता है, और वहाँ पर ये किसी एक टास्क को परफॉर्म करता है। एप्लीकेशन के किसी एक टास्क को पूरी तरह से परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कैटेगरीज एंड टाइप ऑफ फंक्शन। कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, फंक्शन को 2 कैटेगरी में रखा गया। देखिए लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसे हम शॉर्ट में UDF कहते हैं। तो कोई भी फंक्शन 2 कैटेगरी में, या तो लाइब्रेरी फंक्शन हो सकता है या फिर यूजर डिफाइंड। जैसे अभी हमने जो सम बनाया वो क्या था, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, बने बनाए होते हैं, इसी को हम कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस जो बने बनाए हमें मिले, जो हमने बनाए नहीं। और यूजर डिफाइंड वो जो अपनी सुविधा के हिसाब से खुद बनाते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, अगर हम फंक्शन की नेचर की बात करें तो नेचर के हिसाब से कोई भी फंक्शन, चाहे मैं बनाऊं चाहे वो लाइब्रेरी फंक्शन हो, इन 4 टाइप में से किसी एक टाइप का होता है। पहला टाइप है फंक्शन का फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ये सारे टाइप आपको याद करने हैं। इसी को हम कहते हैं फंक्शन speaks nothing and counts nothing। दूसरा है फंक्शन विदाउट रिटर्न वैल्यू। इसे कहता है
function takes nothing but returns something। तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो 4 कैटेगरी आपको याद करनी है आज की क्लास में, आपको कल मैं पूछूंगा, पता रहना चाहिए। तो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बट विथ रिटर्न वैल्यू, इसे उल्टा करते हैं कॉम्बिनेशन, फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट विदाउट रिटर्न वैल्यू, इसे क्या कहेंगे, फंक्शन टेक्स समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग। अब चौथा है फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, आपसे कुछ लेगा और आपको कुछ देगा, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन टेक्स समथिंग रिटर्न समथिंग। 4 तरह के फंक्शन होते हैं। कोई भी फंक्शन पढ़ें, चाहे लाइब्रेरी हो, उसमें भी चार तरह के फंक्शन मिलेंगे। हम खुद फंक्शन बनाएंगे तो इन 4 में से किसी एक तरह का हम बना सकते हैं। तो जैसे अब इनको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, ऐसा फंक्शन जो आपसे ना कुछ लेता है और ना ही आपको कुछ रिटर्न करता है। हमारे यहाँ फंक्शन था, हमें कार्ड देने थे, निमंत्रण देना था अपने 10 रिश्तेदारों। हमने धीरज को बुलाया, धीरज इज अ मॉड्यूल, एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल और आशीष हो गए, 2 मॉड्यूल। धीरज को हमने कहा कि भाई यहाँ भोपाल में 10 लोग रहते हैं, इनको आपको निमंत्रण देना। धीरज ने कहा ओके सर, डन, आई विल कंप्लीट योर टास्क। उसने मुझसे कमांड ली, लेकिन ना उसने मुझसे पैसे लिए, ना उसने मुझसे कार्ड लिए। बोला कि हमें जो ज़रूरत होगी हम खुद अपना काम कर लेंगे। अब उसने निमंत्रण दे दिया, उन लोगों को बता दिया, तो फंक्शन ने काम किया, लेकिन फंक्शन ने मुझसे ना तो कुछ लिया और ना ही वहाँ से कोई रिपोर्टिंग भी मुझे नहीं की, क्योंकि उनको पकड़ के नहीं लाएगा वो, उनको सिर्फ बता देगा और वो खुद आके अपना काम करेंगे। फिर आशीष को बुलाया, हमने कहा आशीष तुमको भी यही काम करना है, जाओ तुम्हें पेमेंट दे के आनी है कुछ एडवांस कैटरिंग वाले की। तो क्या कहेंगे आशीष, सर पैसे दे दीजिए। हमने कहा ठीक है ये लो। हमसे कुछ आर्गुमेंट लिया, टेक्स समथिंग, कुछ लिया उसने, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उसने किसको दिया, लेबर्स को जाकर, ये केटरिंग वाले को। तो फंक्शन टेक्स समथिंग बट रिटर्न्स नथिंग। हमें उससे कुछ नहीं मिल रहा है, हमें उसे देना पड़ रहा है, उसके बाद वो काम कर रहा है। तीसरे बच्चे को बुलाया, ठीक है, शुभम को बुलाया। हमने कहा भाई एक काम करो, सब्जी लानी है मार्केट से। बोले ठीक है, शादी विवाह का माहौल है, तो भाई एक इंसान तो काम करेगा नहीं, हमें मॉड्यूल चाहिए बहुत सारे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उन्हें पैसे भी देंगे और वो सब्जी लाकर भी मुझे देगा। ऐसा नहीं जाएगा पका के खा लेगा, अगर जाकर पका के खा ले तो टेक समथिंग हुआ बट रिटर्न्स नथिंग हुआ, उसने डेटा खुद ही कंज्यूम कर लिया। बट ऐसा फंक्शन जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें वापस करता है रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। इसे कहते हैं फंक्शन विथ आर्गुमेंट, मतलब जिस फंक्शन को कॉल करते समय हम कुछ देंगे, एंड रिटर्न वैल्यू विथ रिटर्न वैल्यू, फंक्शन भी क्या करेगा, हमें उसके बदले कुछ रिजल्ट देगा प्रोसेस करने के बाद। अब आते हैं एक आखिरी चीज जो हमें से कुछ नहीं लेता, हमसे कुछ नहीं लेता बट हमें कुछ देता है, ठीक है। ऐसा फंक्शन टेक्स नथिंग बट रिटर्न्स समथिंग, टेक्स नथिंग बट रिटर्न समथिंग। ऐसा फंक्शन जो हमसे कुछ नहीं लेता बट हमें वैल्यू रिटर्न करता है। नेट का इशू आ रहा है क्या, आवाज नहीं है क्लियर क्या? हेलो, आ रही है आवाज मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जो हमसे वैल्यू नहीं लेता
बट रिजल्ट रिटर्न करता है वो कहलाते हैं कौन से फंक्शन? फंक्शन टेक्स नथिंग बट रिटर्न समथिंग। फॉर एग्जाम्पल गेट ch, आपने लिखा कैरेक्टर इक्वल टू गेट ch, तो गेट ch ने हमसे कुछ नहीं लिया बट स्क्रीन पर जो भी इनपुट हो रहा है वो हमारे वेरिएबल में आके स्टोर हो रहा है। तो फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कुछ काम करेगा बैकएंड में जाकर और आपको रिजल्ट आके दे देगा। उसी तरह से हमने कोई फंक्शन चलाया गेट मेमोरी साइज, भाई जाओ मेमोरी का पता लगा के लाओ, तो हमसे कुछ नहीं मांगेगा, जाएगा कंप्यूटर में सर्च करेगा, बता देगा कितने मेमोरी चल रही है, कितने फ्री है। इस तरह से 4 कैटेगरी के फंक्शन। इन चारों कैटेगरीज को हम देखेंगे जब हम फंक्शन बनाना सीखेंगे। एक एक को समझाऊंगा मैं किस तरह से काम करते हैं। अभी हम पहले शुरू करने जा रहे हैं लाइब्रेरी फंक्शन। जो बने बनाए फंक्शन हैं उन काफ़ी कुछ हैं, बट उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे अभी क्लास में। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइब्रेरी फंक्शन। देखिए फंक्शन की कैटेगरीज हमने देखी, फंक्शन के टाइप्स हमने देखे। एक चीज़ और होता है, कुछ प्रोग्रामर्स कहते हैं भाई एक तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं फेजेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के फेज मतलब स्टेज। फंक्शन के 3 स्टेज होते हैं, वो भी देख लीजिए। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, दूसरा फेज होता है फंक्शन कॉलिंग, तीसरा फेज होता है फंक्शन डेफिनेशन। तो ये भी क्यों रह जाए, इसको भी समझ ही लेगा। तो 3 फेज होते हैं फंक्शन, कौन कौन से? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डेफिनेशन। अभी हमने 2 चीज देखी हुई है, कॉलिंग एंड डेफिनेशन। जहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जहाँ पर फंक्शन बनाते हैं, जहाँ पर ये स्पेसिफाई करते हैं व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। मेन फंक्शन के अंदर किसी भी बने बनाए फंक्शन को या यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना, लिख देना, उसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। तीसरा जो तरीका है, ये तीसरा जो फेज है एक्चुअली फंक्शन प्रोटोटाइपिंग, ये कहलाता है फर्स्ट फेज ऑफ फंक्शन। फर्स्ट फेज मतलब सबसे पहले यही होता है जिस तरह वेरिएबल में हम वेरिएबल को यूज करने से पहले डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से सी कहता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने से पहले उसे डिक्लेयर कर लो। दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। हालांकि हमने ऊपर के प्रोग्राम में फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया था, हमने बिना डिक्लेयर किए फंक्शन कॉल किया था। ये देखिए मेन के अंदर फंक्शन कॉल किया हमने और नीचे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ उसी नाम से। तो कॉलिंग एंड डेफिनेशन तो हमने बताई थी, डिक्लेरेशन नहीं किया तो भी हो गया, काम चल गया। बट आगे हम देखेंगे क्यों ज़रूरत है प्रोटोटाइपिंग। अगर बिना प्रोटोटाइपिंग का काम हो रहा है तो हमें प्रोटोटाइपिंग की ज़रूरत क्यों है। तो आने वाले क्लासेस में हम इसे समझेंगे, अभी उनमें समय है क्योंकि अभी हम सबसे पहले देखेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस। तो समझते हैं लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं। The functions which are able in C compiled inside different header files called as क्या कहलाते हैं, लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शंस। से फंक्शन जो कि सी के कंपाइलर में ऑलरेडी डिफाइंड है, किसके फॉर्मेट में, हेडर फाइल के फॉर्मेट में, उन्हें हम क्या कहेंगे, बिल्ट इन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें stdio.h, फंक्शंस ऑफ stdio.h हेडर फाइल में, तो आपको मिलेंगे printf, scanf,
gets to puts and also many। तो ये इनबिल्ट फंक्शन हमने नहीं बनाए, ये हमें बने बनाए मिल रहे हैं। अगर हम conio.h की बात करें तो कुछ फंक्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर get ch, clear screen, c scanf, c printf और भी हैं। इनको डिटेल में समझेंगे। अभी तो हमने केवल कुछ फंक्शन ही पढ़े हैं, हम काफ़ी कुछ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। conio.h की फंक्शन, math.h की फंक्शन और तो यहाँ भी कुछ फंक्शन मिलेंगे। तो इस तरह से जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं वो किसी न किसी हेडर फाइल में डिफाइंड होते हैं। जैसे IBS फंक्शन मिलेगा, sqrt फंक्शन मिलेगा। फंक्शन की पहचान क्या है? पैरेंथेसिस। ये हेडर फाइल है जो आपके लेफ्ट साइड में देख पाएंगे और राइट साइड में उनके कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं उन फंक्शंस के जो उन हेडर फाइल्स में डिफाइंड। तो कॉमन यूज्ड हेडर फाइल्स ऑफ सी। ये कुछ कॉमन हेडर फाइल हैं जिनको हमें पढ़ना है। उसमें से stdio.h, conio.h, string.h, ctype.h, malloc.h, dir.h, time.h, toss.h, stdlib.h, math.h, .h और भी हो सकते हैं। अलग अलग स्टैंडर्ड में, अलग अलग उसके इंटरप्रेटर को कंपाइलर में इनकी संख्या भी थोड़ी सी अलग है। जैसे अभी हमने देखा DOS.h, conio उसमें मिला आपको DOS बेस्ड में, लेकिन जब आप कोड ब्लॉक में गए तो वहाँ Windows.h भी मिला। तो फिर प्लेटफॉर्म बेस्ड भी बदलती रहती लाइब्रेरी। बट ये कुछ कॉमन हेडर फाइल्स हैं और हमें इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ना है। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। फंक्शंस ऑफ stdio.h हेडर फाइल। अलग इसके फंक्शन पढ़ चुके हैं इसलिए दोबारा हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। फिर भी कुछ एक फंक्शन ऐसे हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी बात हम करेंगे फाइल हैंडलिंग में। So this file contains the input and output related functions. It provides two types of function. दो टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करती है। कौन कौन से दो टाइप हो गए भाई? एक कहलाता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और दूसरी कैटेगरी कहलाती है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो इसमें दो कैटेगरी के फंक्शन हैं। कौन कौन से? फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड वो फंक्शन है जिनमें %d, %c इनका यूज करते हैं। अनफॉर्मेटेड वो है जो किसी एक डेटा टाइप के लिए बनाए गए और दूसरे के साथ काम नहीं करते। आर फंक्शन कैन वर्क विथ different form of data and they will make use of format specifier like percentage d, percentage s, percentage c, percentage s। उसी तरह से बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो फॉर्मेटेड फंक्शन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। printf, scanf,
एस प्रिंटर, एस स्कैन, एफ प्रिंटर, एफ स्कैन। तो ये कुछ फंक्शन है जो कौन सा फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड। Unformatted functions, unformatted function are the functions which are designed to work with, देखिए यहाँ वर्क का मतलब एक ही चीज है, इनपुट या आउटपुट, वर्क विथ ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, specific type of data. So we don't make use of format specifier. इसमें कौन कौन से फंक्शन आएंगे? देखिए इसमें आएंगे gets, ये हमने देखा हुआ, कुछ भी देखा है, get char, get char, gets, puts, get, put, get c, put c, get w, put w, और भी get c, get c, and puts, get put हटा, गेट से पुट से काम होता है। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो अनफॉर्मेटेड हैं। अब हम केवल उन फंक्शन की चर्चा करेंगे जो हमने नहीं पढ़े हैं, और या फिर जो अभी हम आगे नहीं पढ़ने वाले हैं, उनको तो अभी पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसे हम फाइल हैंडलिंग के दौरान पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे एफ प्रिंट एफ है, एफ स्कैन एफ है, एफ पुट्स, एफ गेट्स, तो दे विल बी कवर्ड इन द टॉपिक ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो वहाँ पर हम इनको देखेंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल यहाँ भी बताएंगे कैसे यूज करना। दो कैटेगरी के फंक्शन मिलेंगे हमें यहाँ पर। इस हेडर फाइल की बात कर रहे हैं हम, stdio.h। दो हेडर फाइल दो फॉर्मेट कौन कौन से हैं? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड की पहचान ये है कि इसमें एफ लगा होगा, प्रिंटर, स्कैनर, एस प्रिंटर, एस स्कैनर, एफ प्रिंटर, एफ स्कैनर, एटसेट्रा। Basically, this header file will work with some standard strings or with the file। टेक्निकल जानकारी में दे रहा हूँ। जो हेडर फाइल है stdio.h, ये कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ काम करती है। स्टैंडर्ड मतलब इनबिल्ट जो बने बनाए स्ट्रीम है, या फिर फाइल के साथ काम करते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स आर, इन स्टैंडर्ड स्ट्रीम में ध्यान रखिएगा, पहले का नाम है std_in, दूसरे का नाम है std_out एंड तीसरे का नाम है std_error। तो तीन इनबिल्ट स्ट्रीम, स्टैंडर्ड स्ट्रीम। std_in मतलब इनपुट स्ट्रीम, it is the name of default input stream। डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम मतलब कहाँ से रीड करना? कीबोर्ड से। std_out, it is the name of default output stream। डिफॉल्ट आउटपुट स्ट्रीम है मॉनिटर, मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो std_out में कुछ लिखता है, मतलब वो मॉनिटर में कुछ लिखता है,
अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से रीड करता है या स्टडी इन फाइल से रीड करेगा, वो बेसिकली किससे रीड कर रहा है? कीबोर्ड से रीड कर रहा है। ये है इट इज स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम which will print the result in monitor। तो ये भी मॉनिटर पर ही कुछ प्रिंट करने का काम करेगा। तो स्टडी इन कीबोर्ड को डिनोट करेगा और स्टडी आउट एंड स्टडी एरर इसको डिनोट करेगा मॉनिटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रिंटफ और स्कैनफ ये स्टडी इन और स्टडी आउट से बाइंड होगा। बचा स्टडी एरर। जब कोई एक्सेप्शन या एरर आती है वो जाती है स्टडी ERR में। उसका जो डिफॉल्ट फंक्शन है scanf is bound to stde। scanf कहाँ से बाउंड है? स्टडी इन से। दैट मीन्स वो कीबोर्ड से डेटा पढ़ता है। The printf is bound to std out। std error से कोई चीज़ बाउंड नहीं है, वो कंपाइलर स्पेसिफिक है। कंपाइलर को जब कोई एक्सेप्शन दिखाना होता है वो कहाँ चला जाता है? स्टडी एरर। अगर हमें दिखाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनको यूज़ करने का दूसरा तरीका है fprintf या fscanf का यूज़ करके आप इन्हें एक्सटर्नली यूज़ करिए। एक नोट लिख देते हैं, कैन ऑल्सो एडिशनल टू streams using fprintf और fscanf फंक्शन। इनका यूज करके हम इन स्ट्रीम का नाम भी देख सकते हैं, या इनका यूज कर सकते हैं, इनके नेम को यूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ printf और scanf हमें इनका नेम लिखने की जरूरत नहीं होती। तो scanf किससे बाउंड होगा? स्टडी इन से। तो अदर फंक्शन भी है जिससे बाइंड है, वो कौन सा है? गेट्स हुआ, गेट char हुआ। ये जो बाउंड है ये सब इसी से बाउंड है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे अदर फंक्शन की बात करें, मतलब अनफॉर्मेटेड की बात करें, तो पुट्स भी इसी से बाइंड है, पुट char भी इसी से बाइंड है। 3 स्टैंडर्ड स्ट्रीम हैं जिनके नाम याद कर लें, स्टडी इन, स्टडी आउट एंड स्टडी एरर। फंक्शन शुरू करने हैं प्रिंटफ से, तो प्रिंटफ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ाएंगे। स्कैनफ पढ़ा हुआ है, उसको भी स्किप कर रहे हैं। फिर हमने गेट्स एंड पुट्स भी पढ़ा हुआ, उसको भी स्किप कर रहे हैं। गेट ch, गेट ch, गेट char, पुट ch, पुट char ये पढ़े हुए हैं, तो इनको भी हम स्किप कर रहे हैं। हम शुरू करेंगे इन स्ट्रीम पर काम करना fprintf और fscanf का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे अभी, क्योंकि इनपुट आउटपुट चल रहा है तो। और फिर हम देखेंगे scanf एंड sprintf का काम देखेंगे, तो ये किस तरह से काम करते हैं। और फिर अगले लाइब्रेरी पे तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं fprintf। function include write some data हुआ, result हुआ, file basic file so it is a file accessing function। तो फाइल एक्सेसिंग फंक्शन है, तो ये किसी न किसी फाइल में जाकर लिखता है। मुझे फाइल स्पेसिफाई करनी पड़ती है और फिर वहां जाकर ये प्रिंट करेगा। बिना फाइल के इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो
basically file handling function, file accessing function. This will be discussed deeply in session of file handling. ठीक है, but can also use it to print something in standard output stream std out. हम इसका यूज करके std out में भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि std out का फाइल का नेम पता है, क्या है फाइल का नेम? std out। हमने यहाँ शुरू किया है शुरू किया और हमने लिखा f प्रिंट। देखिए अगर हमने केवल यहाँ पर कोई एक मैसेज लिखा तो नहीं चलेगा, एरर आएगी, क्योंकि इसके लिए फाइल का नाम देना जरूरी है, कंपल्सरी। देखिए एरर आ गया। तो जब आप fprintf यूज करते हैं तो हमें क्या देना होता है? printf में सिंटैक्स इसका देखिए, printf, यहाँ पर हमें देना है फाइल पॉइंटर या फाइल का नेम। यहाँ पर मैसेज या फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे इंटीजर वगैरह लिखना है तो %d जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ वेरिएबल लिस्ट। बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिंटफ वाला ही सिंटेक्स है, केवल अंतर ये है कि आपको प्रिंट करने से पहले ये बताना होगा कि आपको प्रिंट कहाँ करना है। जैसे मैंने बता दिया कि मुझे प्रिंट करना है std out में प्रिंट करना है इसको, हेलो। ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया और ये प्रूफ भी हो गया। std out is associated to the monitor और कंसोल। तो मैंने लिखा fprintf, हेलो को प्रिंट करना है, बट कहाँ प्रिंट करना है? std out में। अभी हमने आपको 3 स्ट्रीम बताई हैं, मतलब 3 स्टैंडर्ड फाइल बताई हैं, जिनका नाम क्या क्या है? std in, std out, std error। तो अगर इसी तरह से अगर हमने std error में लिखा fprintf stderr, हमने लिख दिया /n error। ये देखना है क्या std एरर भी मॉनिटर पर ही दिखता है। ये देखिए ये भी मॉनिटर पर ही दिख रहा है, मतलब ये प्रूफ हो गया। std out और std error इज द नेम ऑफ मॉनिटर और स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। अगर printf हमने std in लिखा और यहाँ पे कुछ लिखा और फिर हमने इसे रन किया, अब देखिए हमने इसे चलाया तो वो वाला आउटपुट यहाँ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि std in is not associated to monitor और console। तो अगर इनपुट की बात होती तो std in की बात करें, Ctrl+C और ये एग्जांपल। तो अगर कोई पूछे क्या आप बिना printf का, विदाउट यूजिंग printf कुछ प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पर? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, printf यूज नहीं करेंगे, बट उसकी जगह पर दूसरे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो printf की बजाय हमने fprintf यूज किया। आप puts यूज कर सकते हैं, और भी फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं। तो fprintf का अभी के केस में ये वाला यूज मैंने आपको सिखाया है। आगे जाकर फाइल हैंडलिंग के टाइम पर फाइल हैंडलिंग से देखेंगे। fscanf used to read data from any stream or file. We can also read value from standard input stream std in.
इसी फाइल से तो पढ़ ही सकते हैं। फाइल हैंडल कभी पढ़ाया नहीं है, इसलिए फाइल वाला एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ अभी स्टैंडर्ड स्ट्रीम वाले आउटपुट सॉरी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसका सिंटैक्स होगा वही स्कैनफ जैसा, एफ स्कैनफ। यहाँ पर आपका नेम आएगा, स्ट्रीम का नेम आएगा या फाइल पॉइंटर बोलते हैं उसको। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर आएंगे और यहाँ पर एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2, बाकी सब कुछ वैसा ही जैसे स्कैनफ में आप देखते हैं। तो अभी के केस में अगर मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो स्ट्रीम का नाम क्या होगा, stdin, stdin। तो देखिए इस एग्जांपल को हमने इंटीजर, इससे क्या इंटीजर a दिया और हमने लिखा f प्रिंटफ। अगर आप चाहते हैं और कोई दूसरा फंक्शन लिखा, पुट्स लिखा मैंने, एंटर एनी नंबर। इस तरह से अलग अलग फंक्शन से आप कर सकते हैं। इसी बहाने एक फंक्शन भी कवर हो रहा है जो कि ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ पुट्स वगैरह। फिर मैंने लिखा f स्कैनफ, stdin से पढ़ना है, %d एड्रेस ऑफ in। अब देखना है कि रिजल्ट क्या है। f प्रिंटफ कहाँ दिखाना, std आउट में हमने लिखा स्क्वायर इक्वल टू %d और हमने प्रिंट किया a इंटू, ठीक है, और हमने इसे किया रन। एंटर एनी नंबर, देखिए 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। तो हमने कहीं भी प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज नहीं किया, बट प्रोग्राम कंप्लीट बन गया हमारा। आज के लिए ये रहेगा, कल की क्लास में आगे के फंक्शन डिस्कस करेंगे। इनको चलाकर